हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा मेरा। उसके अंदर आपको मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया था मैंने आपको डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, उसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो चलिए आज मैं चलता हूँ मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। तो आई होप शायद तक आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा क्वेश्चनरी। बहुत सारी जगह आप लोगों ने क्वेश्चनरी फिलअप भी की होगी, पर ये क्वेश्चनरी बनती कैसे है, इसको बनाते टाइम पे हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब मैं आपको एक बार लेक्चर लूँगा, लाइव लेक्चर, तभी भी मैं आपको क्वेश्चनरी बनाना सिखाऊँगा। या तो आप लोग आपके घर पे, मेरे लेक्चर के बाद आप लोग आपके घर पे भी ट्राई करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं आपकी क्वेश्चनरी। तो चलिए मैं आपको बता दूँ क्वेश्चनरी होता क्या है। तो अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, हमारे से आइडिया लेती है, कस्टमर से अपने आइडिया लेती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्ट देखी होगी। जब आप प्रोडक्ट ओपन करते तो उसके अंदर से एक कागज़ निकलता है, 3 to 4 पेजेस का एक कागज़ होता है, बहुत ही छोटा सा। उसके अंदर कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं और पीछे एक फीडबैक फॉर्म होता है। उस फीडबैक फॉर्म के अंदर कंपनी हमारे से बहुत सारी डिटेल लेती है, जैसे कि भाई आपको एक प्रोडक्ट पसंद है, आप कितने टाइम से इसका यूज़ कर रहे हो, आपको इसके अंदर कोई चीज़ चेंजेस चाहिए, आपको इसकी प्राइस नेगोशिएबल लगती है कि नहीं। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उसे कहा जाता है क्वेश्चनरी। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्वेश्चनरी का यूज़ करते हैं। अभी जो क्वेश्चनरी होती है वो 2 टाइप से होती है। एक तो हम लोग बाय पोस्ट उसको सेंड करते हैं, और बाय इन्यूमिनेटर। यानी बाय पोस्ट यानी कुछ क्वेश्चनरी ऐसी होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाय पोस्ट सेंड कर देते हैं कस्टमर के घर पे। अब उसके अंदर क्या होता है, कस्टमर जैसे ही वो गेट करता है, कस्टमर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करके हमें क्या करता है, वापस रीपोस्ट करता है। ओके, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज वो मैं आपको बताऊंगा। एंड सेकंड है बाय इन्यूमिनेटर। इन्यूमिनेटर यानी क्या, एक पर्सन होता है जो खुद लोगों के घर पे जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सो इट इज़ कॉल्ड बाय इन्यूमिनेटर। ओके, चलिए ये दोनों ही मेथड हम लोग देखने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ कि कभी भी क्वेश्चनरी को बनाते टाइम उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ध्यान में लेते हैं। तो आपको दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनरी, यानी कोई भी क्वेश्चनरी कब आइडियल बनेगी, आइडियल इन द सेंस कब प्रॉपर बनेगी, कब वो अच्छी बनेगी। ओके, चलिए तो उसके मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दूं, यहाँ पे वो आपको दिए हुए हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वन आपको पहले ही दिया हुआ है, एवरी क्वेश्चनरी मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर और एन अप्रोप्रिएट टाइटल सो दैट द रीडर गेट्स क्लियर आइडिया अबाउट द पर्पस ऑफ द स्टडी। यानी हमेशा हर एक क्वेश्चनरी के ऊपर का जो कवरिंग लेटर होता है ना, यानी जो उसका कवर पेज है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उसके ऊपर टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, जिससे जो भी रीडर हो वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन पढ़े तो उसको आइडिया आ जाए कि भाई अंदर किसके बारे में क्वेश्चंस पूछे होंगे। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज अ मिनिमम एज पॉसिबल। हो सके वहाँ तक हमेशा क्वेश्चनरी के अंदर क्वेश्चन की लिमिटेशन कम होनी चाहिए, यानी जो बेसिक क्वेश्चन है वही हमको वहाँ पे इंक्लूड करने रहेंगे, कोई अननेसेसरी क्वेश्चन हमको वहाँ पे पूछने चाहिए नहीं। तो अगर आप लोग इतना लिखते हैं ना पॉइंट तो भी चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज अ मिनिमम एज पॉसिबल, इतना आप लिखेंगे तो भी चल जाएगा। नीचे आपको उसके एग्जाम्पल दिए हैं कि कुछ क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर मिनिमम हम लोग क्या 7 to 8 क्वेश्चन होते हैं, किसी के अंदर 12 to 13 क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के। थर्ड वन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनरी शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। यस, डैम गुड, बहुत ही अच्छा है। ये भी है एक और कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर मैनर में होने चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि यानी आप किसी से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, आपका जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चनरी के अंदर के क्वेश्चंस होने चाहिए। फोर्थ वन, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। यानी क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए, बहुत ही सिंपल, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दोगे। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम लोग खाली जस्ट नंबर फिलअप कराते हैं या तो हम लोग टिक मार्क करवाते हैं। एंड अंडरस्टैंडेबल, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कस्टमर को इजीली मालूम पड़ सके। कोई हाई फाई वर्ड हमको यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह के कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे हमारी क्वेश्चनरी क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। तो ये भी आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आप लिख सकते हैं, अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट, अनएजुकेटेड। यानी जनरली आप कभी किसी के क्वालिफिकेशन पूछते
पूछते हैं तो वहाँ पे आपने खाली ऑप्शन पहले से दे दिया, यानी आप कस्टमर से फिल नहीं करवा रहे हैं, कस्टमर जस्ट वहाँ पे खाली टिक करेगा। ओके, जैसे कि भाई आप लोग प्राइमरी तक पढ़ें, सेकेंडरी तक पढ़ें, अप टू हायर, अप टू ग्रेजुएट एंड अनएजुकेटेड, तो वहाँ पे खाली कस्टमर को क्या करना होगा, टिक करना होगा। ओके, तो ये चीज़ आप प्रॉपर वे में कर सकते हैं। उसी तरह का आपको दिया हुआ यहाँ पे फिफ्थ वन, द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी अ लॉजिकल, यानी जो भी क्वेश्चन का ऑर्डर होना चाहिए क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। यानी कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि पूरी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछा है व्हाट्स योर नेम, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए कस्टमर का, उसका एड्रेस आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन से क्या होता है, ऑर्डर प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कस्टमर के माइंड में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सके। ओके, चलिए सिक्स वन, क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड, यानी हो सके वहाँ तक आपको कस्टमर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने चाहिए नहीं, यानी उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, भाई यू आर मैरिड, अनमैरिड, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे हमको पूछने चाहिए नहीं। ओके, सेवेंथ वन, आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन, हो सके वहाँ तक क्वेश्चंस के अंदर जो भी आंसर हो विदाउट कैलकुलेशन होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कस्टमर के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसके बाद आंसर फिलअप करेगा, इस तरह का होना चाहिए नहीं। एंड एट्थ वन हमको बोल रहा है, द क्वेश्चन हैविंग आंसर यस और नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड, हो सके वहाँ तक ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसके अंदर आंसर जनरली किस में आता हो, यस या नो के फॉर्म में आता हो, या तो ऑप्शंस दिए होंगे आपने कुछ कि भाई यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लो, अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए होंगे आपने 4 A B C and D, इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जिसके अंदर कस्टमर टिक करके क्या कर सकता है, आपको उनका आंसर इजी वे में देख सकता है। तो इससे भी क्वेश्चनरी एक बहुत ही परफेक्ट वे में बन सकती है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चनरी यहाँ पे आपको दी हुई है कि 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो देखिए कितना प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट, उनका जो जेंडर है, उनका प्लेस है, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नॉट टेकिंग गवर्नमेंट और टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट, किस स्ट्रीम के अंदर उनको एडमिशन चाहिए। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चनरी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अगर आपको भी बनाना तो आप घर पे कोई भी क्वेश्चनरी बना के मुझे आप लोग सेंड कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वेश्चनरी बना सकते हैं आप, जैसे कि भाई स्मार्टफोन की कोई कंपनी है, एप्पल को अपना नया फ़ोन लॉन्च करना है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चनरी बना सकती है, यानी कस्टमर को पूछ सकती है भाई कि आप लोग पहले iPhone 8 यूज़ कर रहे थे, उसके कंपेरिजन में आपको कौन कौन से नए नए फीचर्स ऐसे हैं कि जो iPhone 10 में चाहिए। ओके, तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चनरी के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको एक क्वेश्चनरी का यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। ओके, चलिए अब जो मेरी क्वेश्चनरी की अलग अलग मेथड है वो यहाँ पे मुझे दी हुई है। फर्स्ट वाले मेरी क्वेश्चनरी बाय पोस्ट, तो क्या करा जाता था इसके अंदर, क्वेश्चनरी को एक एनवलप के अंदर पैक करके क्या करा जाता था, कस्टमर के घर तक उसको सेंड किया जाता था। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस, वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए आपको पहला दिया हुआ इसका एडवांटेजेस, दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वास्ट। इसका यूज़ कब कर सकते हैं, जब हमारे पास डेटा यानी बहुत ही वाइड स्कोप है, बहुत सारे लोगों से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन, दिस मेथड इज सिंपल एंड इट प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ अ लेस एक्सपेंसिव। ओके, यानी कम खर्च में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक्चुअली भले यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंस का यूज़ एडवांटेज में दिया है, पर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये इसका डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। हमको सभी के लिए पोस्ट करनी पड़ेगी, हमको एनवलप परचेस करना पड़ेगा, हमको पोस्ट ऑफिस वाले को चार्ज देना पड़ेगा, टिकट का कॉस्टिंग देना पड़ेगा, तो ये सब यहाँ पे एक्सपेंस आ सकते हैं। ओके, थर्ड वन, बाय दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कैन get information from a respondent of those area where it might be difficult to reach personally or by telephone। ओके, यानी थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि किसी भी रीजनल की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए रिस्पोंडेंट को तो इजीली ले सकता है, उसको टेलीफोन या किसी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अहमदाबाद में मेरी कोई एक प्रोडक्ट चल रही है और अहमदाबाद के अंदर मेरे नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चनरी बाय अगर पोस्ट कर भी रहा हूँ तो मेरे जो रिस्पोंडेंट पर्सन है जिन्होंने मेरा क्वेश्चनरी गेट करा है, उनको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग क्या करेंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके मुझे वापस रीपोस्ट करें। वो लोग मेरी कंपनी पे, मेरी ऑफिस पे, मेरी हेड ऑफिस पे आके भी क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेजेस हो सकता है। ओके, चलिए, जबकि उसी के डिसएडवांटेज ऐसे दिए हुए हैं, व्हेन रिस्पोंडेंट आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव दिस मेथड बिकम यूजलेस। सही है कि अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, तो इसका यूज़ कर पाएगा नहीं। सेकेंड वन, समटाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट मे नॉट बी करेक्टेड। यस, गुड, कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि उसी ने डेटा फिलअप करा हुआ है, मे बी शायद तक कोई थर्ड पर्सन उसके अंदर गलत डेटा फिलअप करके हमको क्या कर दिया है, रीसेंड कर दिया हो, ये पॉसिबिलिटी वहाँ पे हो सकती है। एंड थर्ड वन, देयर मे बी अ लॉस ऑफ क्वेश्चनरी और द डिले इन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द लेजीनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है
कि आपने क्वेश्चनरी सेंड कर दिए पर सामने वाले बंदे को क्या था, इंटरेस्ट था ही नहीं, वो कोई रिस्पॉन्ड दे ही नहीं रहा है प्रॉपर। उसने क्या करा, जो भी इन्फॉर्मेशन गलत भर दी, हमने जब इन्फॉर्मेशन मंगाई थी उससे क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। जैसे हमने बोला था भाई 7 डेज़ के अंदर हमको क्वेश्चनरी फिलअप करके आपको देना है, पर वो क्या कर रहा है 4-5 दिन के बाद तो उसको क्वेश्चनरी मिल रही है, 4-5 दिन के बाद वो पूरा डेटा फिलअप करके हमको सेंड कर रहा है। तो हमारी टाइम लिमिटेशन, जो हमारी टाइम की वैल्यू है वो बहुत ही ख़राब हो सकती है। And fourth one, there is a lack of assistance of a person who clarifies the instruction or give explanation of a question that may arise. Okay, हाँ, यानी ये चीज़ है कि इसके अंदर जो उसके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी कुछ असिस्टेंस आ सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यू आ सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन वो क्या हमारे साथ शेयरिंग कर सकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, बाय पोस्ट काम कर रहे हैं। यानी उसको अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, जैसी तैसी इन्फॉर्मेशन भर के हमको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन उसको मालूम पड़े हो ना मालूम पड़े हो, वो जैसे तैसे भर के हमको सेंड कर सकता है। इसके चांसेस भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए उसी के नीचे की मेथड आती है क्वेश्चन बाय इन्यूमरेटर। बहुत ही अच्छी मेथड है और इस मेथड से जो भी हमको रिस्पॉन्स मिलता है वो प्रॉपर मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्यूमरेटर वो खुद क्या होता है, पर्सनली जाके क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ओके, तो देखिए इसके एडवांटेजेस आपको दिए हुए हैं। द कंप्लीट करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। दिया हुआ है आपको, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कंप्लीट, करेक्ट और रिलेवेंट मिलेगी। इसमें कहीं पे भी डुप्लीकेशन के चांसेस होंगे नहीं। सेकेंड वन, इन्यूमरेटर कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सही है ये भी, कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट है, अगर कस्टमर को कोई भी डाउट है तो इन्यूमरेटर क्या करेगा, उसके डाउट उसी टाइम पे क्या करेगा, वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट क्या करेगा, सॉल्व कर सकता है। ये भी इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। थर्ड वन, इन दिस मेथड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट ऑफ क्वेश्चनरी। इसके अंदर क्वेश्चनरी कहीं पे भी लॉस्ट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्यूमरेटर क्या कर रहा है, अपने सामने खड़े होकर क्या कर रहा है, कस्टमर से सब इन्फॉर्मेशन गैदर करवा रहा है, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो क्या करेगा, वापस उसको कस्टमर से लेकर वापस अपने पास सबमिट कर लेगा। ये भी इसका बहुत ही बड़ा फायदा है। एंड फोर्थ वन, द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इज मोर रिलायबल। इससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बहुत ही रिलायबल होगी। क्यों? क्योंकि इन्यूमरेटर ने खुद जाके क्या करा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है। ओके, चलिए वहीं पे इसके डिसएडवांटेजेस में ये होगा, समटाइम इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट एन्यूमरेटर। सही पॉइंट है कि अगर एन्यूमरेटर क्या है, प्रॉपर नॉलेजेबल नहीं है, यानी उसके पास खुद के पास नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गैदर कर पाएगा नहीं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकते हैं। सेकेंड वन, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर द रेन्यूमरेशन पेड टू इन्यूमरेटर इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी। सही है ये भी, कि अगर हमारे पास इन्यूमरेटर ज़्यादा हों, जैसे कि हमको वाइड स्कोप में से इन्फॉर्मेशन गैदर करानी है, इन्यूमरेटर बहुत ही ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। यानी इस मेथड के अंदर हमारा कॉस्टिंग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, एंड थर्ड वन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ट्रेन द अनट्रेन इन्यूमरेटर फॉर द इंक्वायरी। सही है कि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है ही नहीं, एकदम अनएजुकेटेड है, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास क्या बहुत ही टाइम वेस्ट करना पड़ता है हमको, यानी बहुत ही एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ये मेथड के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है। फोर्थ वन, दिस मेथड बिकम अनसूटेबल व्हेन द रिस्पॉन्डेंट आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। यानी जब आपको वाइड एरिया का कवर करना है तो वहाँ पे मेथड का ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग वाइड एरिया में इस मेथड को ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। एंड फिफ्थ वन, इन्यूमरेटर हैव टू एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम ऑफ रिस्पॉन्डेंट, और सम टाइम इन्यूमरेटर हैव टू विजिट 2 और 3 टाइम्स टू द सेम रिस्पॉन्डेंट। हो सकता है कभी कभी कि हम लोग पता है ना, सामने वाले कस्टमर से टाइम लेते हैं, अब इन्यूमरेटर बेचारा पहुंच भी जाता है कस्टमर के घर पे, पर कस्टमर उस टाइम पे क्या होता है, प्रॉपर वे पे यानी घर पे प्रेजेंट होता नहीं है, वापस इन्यूमरेटर जाता है, वापस ये प्रॉब्लम, यानी ये सब प्रॉब्लम्स इस मेथड के अंदर क्रिएट हो सकती हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर वे में ऐसी क्वेश्चनरी बनानी चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकें, उसका प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। ओके, यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं, स्प्रेड ऑफ द एरिया अंडर इंक्वायरी, द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, द मॉनेटरी प्रोविजन, द टाइम फ्रेम, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट इन्यूमरेटर, द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। यानी अगर आप क्वेश्चनरी के अंदर ये 6 पॉइंट ध्यान देते हैं तो आप क्वेश्चनरी को प्रॉपर वे में, बहुत ही सूटेबल वे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंडरी डेटा। यानी सेकेंडरी डेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सेकेंडरी डेटा हमें कहाँ से मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था, 2 टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने आपको बताया हुआ था
प्राइमरी डेटा यानी क्या, जो हम खुद गैदर करते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा यानी जो हमको थर्ड पर्सन से मिलता है। तो उसी के आपको सोर्सेज दिए हुए हैं कि आपको कहाँ कहाँ से सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। तो देखिए उसके अंदर आपको पहला सोर्स दिया हुआ है गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, दूसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, थर्ड है इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, फोर्थ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती है, सिक्स है पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स हैं। तो इस तरह के आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ 7 सोर्सेज आपको अलग अलग दिए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता दूं, सिर्फ आपको इसके अंदर नाम याद रखना है जस्ट फॉर कंपनी। जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको मालूम होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO है, जो हमको हमारे यहाँ पे डेथ रेशियो, बर्थ रेशियो, ये सब चीज़ें हमको इंडिकेट करती है। फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमको बहुत सारे सर्वे करके देती है। फिर ICAR है, जो हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको क्या करती है, गैदर करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन हैं हमारे यहाँ पे। ओके, चलिए सेकंड बात है सेमी गवर्नमेंट। अब आप सेमी गवर्नमेंट आप नाम याद रखिए, LIC हमारे यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो इस तरह के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको क्या कर रहे हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी है हमारे यहाँ पे, जैसे कि UNO सुना होगा आप लोगों ने, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फिर ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर फोर्थ वन आता है रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नाम सुना होगा आपने अटीरा, ओके, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारी चीज़ें हमको बना के देती है बेनिफिशियल ज़रूरत। अभी कोरोना की इफेक्ट के टाइम पे आपको मालूम होगा तो अटीरा ही कंपनी ने क्या करा था, हमको मास्क और ये सब बना के प्रोवाइड किए थे। PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये याद रखिएगा। फिर सॉल्ट एंड मराइन रिसर्च लेबोरेटरी, भावनगर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर याद रख सकते हैं। ओके, उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे म्यूनसिपल, जैसे कि AMC अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे यहाँ की जिला पंचायत होती है, ये सब हमको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसी तरह 6 में आता है पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, यानी ये सब क्या है, पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, जो हमको क्या ट्रेड यानी बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए एंड 7 जिसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। ओके, न्यूज़पेपर तो आपको मालूम होंगे बहुत सारे आप न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज पीरियडिकल यानी क्या, जो हमारे यहाँ पे मैगजीन्स आती हैं, जो हम लोग 1 वीक पे 15 डेज पे 1 मंथ पे मंगाया करते हैं। तो ये सभी डेटा हमको कहाँ से मिलता है, सेकेंडरी डेटा के थ्रू मिल जाता है। ओके, चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि प्रिकॉशंस आपको कुछ रखनी होती है कि सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते टाइम पे आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी है। तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला ही दिया हुआ है, बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा इट शुड बी वेरीफाइड एज टू हु हैज़ कलेक्टेड द डेटा एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्टेड। यानी आपको याद रखना है कि डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट करा है और किस पर्सन उस डेटा को कलेक्ट करा हुआ है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में कभी कभी होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो फैक्ट रिलीज हो जाती है कभी कभी। ओके, चलिए सेकेंड, द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पज़ ऑफ द स्टडी। यानी जो भी डेटा गैदर हुआ है वो हमारा जो पर्पज़ था, जिस पर्पज़ से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वही टाइप से डेटा कलेक्ट हुआ है ना, ये चीज़ भी हमको ध्यान देनी चाहिए। थर्ड वन, द डेटा कलेक्टेड मस्ट नॉट बी टू ओल्ड। हो सके वहाँ तक डेटा क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ओल्ड डेटा हमको मिल चुका है, यानी अगर मुझे 2020 के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और 2019 की इन्फॉर्मेशन क्या करे पर्सन मुझे दे दे, तो वहाँ पर भी ये मीनिंगलेस हो जाता है। फोर्थ वन, बिफोर यूजिंग द सेकेंड डेटा द मैटर रिगार्डिंग स्कोप ऑफ द डेटा, रीजन फॉर द विच द डेटा आर कलेक्टेड एंड अ डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज इन द डेटा शुड बी असर्टेन। ओके, यानी हो सके वहाँ तक जिस पर्पज़ के लिए आपने डेटा कलेक्ट करा है उसका स्कोप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डेटा सिलेक्ट करा है, तो ये सब चीज़ें आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। फिफ्थ वन, डायरेक्ट यूज़ ऑफ द एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड। यानी हो सके वहाँ तक एस्टिमेटेड डेटा उसके अंदर होना चाहिए नहीं। यानी एस्टिमेटेड डेटा हम लोग पता है ना, कभी कभी ऐसे ही डेटा हम लोग रख देते हैं कि चलो भाई इतना होगा। जैसे अभी अहमदाबाद की पॉपुलेशन अगर 2020 के अंदर अहमदाबाद के अंदर 1.5 लाख इंक्रीज़ हुए, पर वो क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर के डेटा के ऊपर से डेटा फिलअप करके दे रहे हैं, चलो भाई 1 ही लाख लोग इंक्रीज़ हुए, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। एंड सिक्स वन, द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा शुड बी नोन सो द इन्वेस्टिगेटर बिकम फैमिलियर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, यानी जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा आपने करा हुआ है उसे इन्वेस्टिगेटर को क्या करना चाहिए, फैमिलियर करना चाहिए। ओके, यानी जो भी डेटा आपने दिया हुआ है वो सभी को प्रॉपर वे में, आपके डिपार्टमेंट से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी को प्रॉपर वे में मालूम होना
चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रही हुई कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो वो क्या होगा, वहाँ पे डेटा का यूज़ प्रॉपर वे में हो पाएगा नहीं। तो कभी भी आप जब सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेट्स का चैप्टर नंबर 1 का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे कुछ वीडियो में मैं आपको स्टेट्स के आगे के चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर देने वाला हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।